हेलो सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय चैनल A1 लर्नर्स। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द क्लास 10th सब्जेक्ट दैट इज साइंस, सब सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स एंड आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बड़ा ही कठिन सवाल पूछ लेना चाहती हूँ। देखते हैं किस किस को आंसर आता है, किसको नहीं आता। अब तक जो पढ़ाया है ना, सारा का सारा ढूंढ भी लोगे तो भी आंसर नहीं मिलेगा। मिल जाए तो बता देना। देखो, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सिटी है भाई जो बंद तो गई है पर उसके अंदर आज तक कोई गया नहीं। सोचो सोचो। चलो हिंट दे देती हूँ। बोर्ड पे लिखा है आंसर। बोर्ड पे तो कहोगे इलेक्ट्रिसिटी लिखा है। अरे इलेक्ट्रिसिटी तो है वो आंसर। इलेक्ट्रिसिटी, वो सिटी जिसमें आज तक कोई नहीं गया वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई मजाक तो बहुत हो गया। चलिए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते। तो हमें क्या पढ़ना था आज? तो आज हमको पढ़ना था कोलम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे आज हम? कोलम्स लॉ। अब भाई ये क्या चीज है? कोलम्ब तो एसआई यूनिट थी। अरे थी भाई, उस पे एक लॉ भी है। पढ़ लेते हैं, ज्यादा मैं टेंशन लो, बड़े आसानी से समझा देने वाली हूँ। कोलम्स लॉ क्या कहता है? स्टेट्स दैट द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square distance between them. This means कि भाई ये जो कोलम्स लॉ ये कहता है जो फोर्सेस लगती हैं दो चार्जेस के बीच में, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, जोन सी भी फोर्स लग रही है, वो फोर्स को तो हम एफ मान लेते हैं। क्या कहता है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी साइन भी लगा दिया। वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जो चार्जेस है, लेट्स टेक द चार्जेस Q1 Q2। जो चार्जेस है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनके प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स किसके? टू दी स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्टेंस है उनके बीच का उसके स्क्वायर के। लेट्स टेक द डिस्टेंस बी r and its square r square. Now combine these both the equations, what we will get? Force is directly proportional to Q1 upon Q2 upon r square. Q1 into Q2 upon r square. अब भाई क्या करें? प्रोपोर्शनलिटी अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते हैं। तो हम यहाँ करेंगे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ K क्या है? K है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब K की क्या वैल्यू है? 9 इंटू 10 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ K. This states that the force is medium dependent. अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, वो ये है कि जो फोर्स लग रही है दो चार्जेस के बीच में वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ हमने कहा ये मीडियम डिपेंडेंट है। भाई क्यों है? अरे हर बात मान मत लिया करो, ऐसे ही पूछना पड़ता है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, तब पूछा करो, तभी तो बात बनेगी। तो चलो नहीं पूछते, हम ही बता देते हैं। वाई मीडियम डिपेंडेंट? ये जो हमारा K होता है उसकी तो वैल्यू हमने लिख दी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। बट बेसिकली K किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
where epsilon naught is the electrical permittivity in free space. फ्री स्पेस क्या होता है? वैक्यूम. अब आप ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, इतनी समझ ली बात. इसमें भी एक बात है पूछने लायक. अरे भाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है? सवाल पे सवाल आ रहे हैं. अरे आखिरी सवाल है, चिंता मत करो, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है इज द रेजिस्टेंस encountered by an atom in a medium. मीन्स कि भाई जब एक एटम किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसको वो मीडियम आगे जाने से रोकेगा. वो जो रुकावट पैदा हो रही है वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है. तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसमें? वैक्यूम में. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसका नॉट कहाँ हटा दिया. भाई जो एप्सिलॉन नॉट है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम में, और E जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसी भी मीडियम में. सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इन टुडेज क्लास, दैट इज कि कोलम्स लॉ. कोलम्स लॉ क्या कह रहा है कि हमारी जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम. और ये मीडियम डिपेंडेंट है क्योंकि जो ये एप्सिलॉन हमने नीचे लिखा है ये एप्सिलॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी. और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है? वो रेजिस्टेंस जो एक एटम एनकाउंटर करता है जब वो किसी मीडियम में मूव करता है. ठीक है. नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे तो भाई कुछ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है. हाँ भाई कुछ कुछ क्या, पूरा ही मिला लो इसे. अरे डिफरेंस बताती हूँ उन दोनों के बीच के, बड़े गहरे डिफरेंस है. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है. सबसे पहली बात, मीडियम पे डिपेंड करती है, और ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है. हर जगह लग जाती है तो लग जाती है. ये दोनों है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी. और ये क्या है? सिर्फ अट्रैक्टिव. रिपल्जन तो जानती ही नहीं है. अगला, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल. और ये वीकेस्ट फोर्स इन दी नेचर. अब भाई ये बात आती है समझने की, ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. कैसे पता चला? मैंने क्या इसके यहाँ के बंदे में देखा था कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो अपने देखा था? अरे भाई सबने देखा, कोई समझता कोई नहीं है ना. बात है कि ये हमारे नेचर ने दे दी, हम तो इसी के हाथ जोड़ के पूजा करने लग गए. इससे बड़े बड़े फोर्सेस लग रही हैं. यहाँ देखो. अरे भाई बचपन में सबने क्या करा होगा, या तो कॉम्ब से, या जो प्लास्टिक का बचपन में स्केल आता था ना, मम्मी पापा दिला देते इतना बड़ा बड़ा, अब तो छोटे से बक्से में रख के चल देते हैं हम. तो इतना बड़े बड़े स्केल को जब आप अपने बालों पे रब करते थे तो क्या होता था, उसको फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लाते थे, और फिर उसके पास लाते थे तो कागज के टुकड़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था. आप ये सोचिए, पहले कागज के टुकड़े जो थे वो आपके हाथ पे थे, उस टाइम उनके ऊपर क्या लग रही थी? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिन्होंने उनको हाथ पे बनाए रखा, आसमान में उड़ नहीं जाने दिया. ठीक है. पर जब आपके उस स्केल ने उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही तो तोड़ा होगा, तभी तो जाके वो कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए. दैट बिट्स ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट स्केल जस्ट बिकॉज दैट फोर्स अप्लाइड बाय दैट प्लास्टिक स्केल इज मच इनफ टू ब्रेक द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्योंकि जो फोर्स उस प्लास्टिक स्केल ने अप्लाई करी
वो इतनी काफी थी कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन पेपर्स के ऊपर काम कर रही थी उसको वो ब्रेक कर सके. सो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. हम नहीं कह रहे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स पूरी फोर्स जो है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो है न्यूक्लियर फोर्स. क्या है? न्यूक्लियर फोर्स. पर इस न्यूक्लियर फोर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है ना, वो सिर्फ अपने एटम में लग के रह जाती है. अगर वो और भी ज्यादा एरिया में लगती ना तो भाई सबसे दुनिया की सबसे भयंकर फोर्स होती है. पर खैर चलो कोई बात नहीं, तो बात की बात है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है. स्ट्रॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे, बट ये वीकेस्ट फोर्स है नेचर की, बहुत ही कमजोर, कतई कमजोर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. So that's all for today's lecture. Thank you for watching.